बहस जरूरी है में आज होगी खिलाड़ियों पर लिए गए बड़े फैसले पर चर्चा। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हरियाणा में अब खिलाड़ियों को स्टेडियम में जाने के लिए फीस नहीं देनी होगी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस फैसले का ऐलान किया। प्रदेश में अब खिलाड़ी स्टेडियम में फ्री में खेलों की तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एंट्री कर सकेंगे और सरकार इसे खिलाड़ियों के हित में लिया गया फैसला बता रही है, बड़ा फैसला बता रही है और इस पर वाहवाही भी हो रही है। हालांकि फैसले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था पहले भी, क्योंकि अब विपक्ष द्वारा सरकार को यूटर्न वाली सरकार कहकर संबोधित किया जा रहा है। दरअसल सरकार की ओर से पहले खिलाड़ियों को हर महीने 100 रुपए देकर अपना पंजीकरण कराने की बात कही गई थी और फैसले पर सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा था। हालांकि अब सरकार ने खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में प्रैक्टिस फ्री कर दी है। हरियाणा में खिलाड़ी अब प्रदेश के स्टेडियम्स में निःशुल्क खेल भी सकेंगे और कोच से ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। दरअसल इससे पहले सरकार ने स्टेडियम में खिलाड़ियों की एंट्री के लिए पंजीकरण और हर महीने 100 रुपए की फीस निर्धारित की थी, लेकिन अब खेल मंत्री ने ऐलान किया है कि खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम्स का निःशुल्क इस्तेमाल जारी रहेगा। इसके अलावा हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़ी खेल एसोसिएशन और फेडरेशन को भी खेल आयोजित करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि निजी संस्था को खेल स्टेडियम का इस्तेमाल करने पर निर्धारित फीस देनी होगी। आज खिलाड़ी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, स्टेडियम में जाकर अपनी निःशुल्क ट्रेनिंग कर सकता है और ट्रेनिंग करेगा। हमारे कोचिज से, जो हमारे कोचिज के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको समय मिल रहा है, खेल रहे हैं। जो हमारे कोच के अंदर नहीं आते उनसे समय लेकर, क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ियों का ग्राउंड में आना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अच्छा होता है। उसी से स्टेट आगे बढ़ेगा, उसी से कंट्री आगे बढ़ेगा। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को यू टर्न करार दिया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मनोहर सरकार को यू टर्न सरकार कहकर चुटकी ली। साथ ही कहा कि भारी विरोध के चलते सरकार को फैसला बदलना पड़ा है। देखो, इनका रोज ही एक कदम आगे एक कदम पीछे लोगों को उलझाने की बात होती है। सोच है नहीं, लोगों के प्रति संवेदनशीलता है नहीं, तभी आप देखते हैं बार बार इस सरकार को हमने, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसको तो नाम दिया ही हुआ है यू टर्न सरकार। फैसला लेते हैं, वापस लेना पड़ता है। पहले क्यों नहीं दूरदर्शिता दिखाते? इसमें कोई शक नहीं है कि खेलों में अव्वल हरियाणा के खिलाड़ियों को अगर स्टेडियम में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग का मौका मिलेगा तो ओलंपिक समेत तमाम खेलों में प्रदर्शन साल दर साल निखरता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए नीति और सुविधाएं भी खिलाड़ियों की चाहत के अनुरूप होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसमें कोई शक नहीं कि यह फैसला खिलाड़ियों के हित में लिया गया है, लेकिन पहले एंट्री फीस, लोगों के वॉक के लिए पैसे लगाए जा रहे, पैसे लिए जाएं उनसे, और इस तरह के फैसले लिए जाने के बाद अब सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि उन्हें फ्री में एंट्री मिलेगी खिलाड़ियों को, यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। अब इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल पहला सवाल ये पूछता है कि हरियाणा सरकार की खिलाड़ियों को बड़ी सौगात के आखिर मायने क्या हैं। दूसरे सवाल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार का फैसला खेल और खिलाड़ियों के हित में है। क्या सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो दबाव में लिया है। इस तरह के कई और अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, और अपने मेहमानों से एक छोटा सा तारुफ मैं करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त प्रवीण अत्रे साहब मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। अमरदीप सिंह बराड़ हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, सर स्वागत है आपका। अरुण हुड्डा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। ओंकार सिंह जी हमारे साथ इनालो से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। पहला सवाल प्रवीण सर आपसे कि सरकार की तरफ से पहले खिलाड़ियों को, हालांकि हरियाणा की खेल नीति का पहले मैं जरूर जिक्र कर दूं कि ऐसी खेल नीति है कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं कि हरियाणा में ऐसी आखिर कौन सी नीति अपनाई जाती है कि खिलाड़ी इतने मेडल लेकर आते हैं। अब वहीं सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठने लाजमी हो जाते हैं जब 3% खेल कोटा पहले हटाया जाता है, फिर बहाल किया जाता है। एंट्री फीस पहले लगाई जाती है, फिर उसे वापस लिया जाता है कि खिलाड़ियों को फ्री में यहाँ पर ट्रेनिंग और कोचिंग मिलेगी। सर, थोड़ी दूरदर्शिता दिखाकर इस पर विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाता तो खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा होता और विपक्ष को भी ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता।
नहीं देखिए, ऐसा है, जो शब्द आपने प्रयोग किया दूरदर्शिता, यही शब्द अभी शैलजा जी भी प्रयोग कर रही थी। दूरदर्शिता नहीं है, सोच नहीं है। पहले तो मैं शैलजा जी की बात का जवाब दे दूं, उम्मीद करता हूं शैलजा जी सुन रही होंगी, अगर नहीं सुन रही होंगी तो कांग्रेस प्रवक्ता जरूर बताए उन्हें कि वर्तमान सरकार की खेलों के प्रति दूरदर्शिता और सोच का ही परिणाम है कि टोक्यो ओलंपिक में जितने मेडल देश ने जीते उसमें से 50% मेडल अकेले हरियाणा के थे। ये इस सरकार की सोच, इस सरकार की खेल नीति का ही परिणाम है। आज हरियाणा प्रदेश में 232 मिनी स्टेडियम हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 21 जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं। 2 प्रदेश स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और जिनकी जो सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं। ये वो सरकार है जिसकी खेल नीति ग्राउंड स्तर पे खिलाड़ी किस तरह से तैयार हो उसके ऊपर काम करती है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, देखिए ऐसा है कि कोई भी सवाल खड़ा करने से पहले हमें पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जो स्टेडियम्स होते हैं वो स्टेडियम किस लिए हैं। स्टेडियम किसी की मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं होते, ये समझना बड़ा जरूरी है। अभी हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जो है 1 हफ्ता पहले पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आए थे और वहां पे खिलाड़ियों ने जो प्रैक्टिस कर रहे थे, आप भी थोड़ा कल्पना कीजिए कि आप 100 मीटर ट्रैक पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके सामने कोई साहब सैर करते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए आ जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। और ये शिकायत खिलाड़ियों ने उसी वक्त संदीप सिंह जी से की कि साहब हमें ये बहुत परेशानी हो रही है, हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो ट्रैक के ऊपर, एस्ट्रोटर्फ के ऊपर आके वॉक करते हैं। और उसमें कई बार हादसे भी हुए हैं, खिलाड़ियों को चोट तक आई है, इस तरह की घटनाएं घटी। तो स्वाभाविक है कि ये सरकार का दायित्व बन जाता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को समझ में आए कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए पार्क हैं। सरकार ने पार्क बनाए हुए हैं, आप मॉर्निंग वॉक वहां कीजिए, लेकिन स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करें, खिलाड़ी अपने खेल की प्रैक्टिस करें। और वही निर्णय और वही सोच इस वक्त हरियाणा सरकार की है। तो मुझे लगता है कि जब विपक्षी दल इस तरह की आलोचना करते हैं वो एक्चुअली सही मुद्दे को नहीं देखते। ठीक है सर, मैं आऊंगा प्रवीण जी आपके पास, फिर आऊंगा। अमरदीप जी हमारे साथ मौजूद है। अमरदीप जी, प्रवीण जी का ये कहना है कि एक यहां पर एक फिल्टर लगाने की कोशिश है ताकि इस तरह के लोग जो खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करते हैं वो ना आए और खिलाड़ी यहां पर ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर सके, इसलिए इस तरह की फीस लगाई जा रही है, एक मामूली फीस जो एक फिल्टर के तौर पर काम कर रही है। बेवजह की आलोचना की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप? सर सुन पा रहे हैं सर। देखिए जी, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को भी ये पता है और मुझे विश्वास है अत्रे जी पर कि उनको भी ये पता है कि ये सरकार जनता को राहत देने की बजाय दिन रात सिर्फ यही सोचते हैं कि उनको कैसे लूटा जाए। उनको लूटने की लगातार रणनीतियां बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। और हाँ, अब जो कहा गया है कि पलटने वाली बात, ये तो आप देखेंगे किसान बिल थे वो भी वापस लेने पड़े जो लेकिन ये सिर्फ अगर इनके खिलाफ, अगर इनकी गलत नीतियों के खिलाफ अगर विपक्ष आवाज उठाता है या हरियाणा प्रदेश का युवा आवाज उठाता है, हरियाणा प्रदेश की जनता जो आवाज उठाती है, इसीलिए इनको यू टर्न लेना पड़ता है। अगर हम अगर अत्रे जी की अगर सुनेंगे, अत्रे जी का अगर मानेंगे हम, इनका कहा हुआ जो इनकी पार्टी का कहा हुआ, फिर तो ये अपनी तानाशाही जो तानाशाह सरकार है जो लगभग उस जो इनको मिलना चाहिए अवार्ड उस तक ये पहुंच चुके हैं। लेकिन नहीं, हम हरियाणा कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। जो भी बीजेपी सरकार गलत करेगी, जो भी हमारे हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा करेगी, तो उसके खिलाफ हरियाणा कांग्रेस प्रदेश कमेटी, सारी कांग्रेस पार्टी और सारा हरियाणा प्रदेश उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और यही नतीजे हैं, ये नतीजे आप सबके सामने हैं। इन्हीं वजहों से सरकार को यू टर्न लेना पड़ता है। ठीक है सर, आप लोगों के विरोध का असर ये हो रहा है कि प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उन्हें अब एंट्री फ्री में मिलेगी। सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का रहा, बहुत शुक्रिया। अभी इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं INLD से। ओंकार जी, पहले खिलाड़ियों को 100 रुपए फीस देनी पड़ती है, लेकिन अब सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। खिलाड़ियों के हक में फैसला आ रहा है? त्रिपाठी जी, खिलाड़ियों के हक में तो फैसला आया, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके खिलाफ फैसला लिया किसी ने था? इसी यू टर्न सरकार ने तो लिया था। मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 134 समाप्त कर दी थी बच्चों के दाखिले के लिए,
और 13 दिन के बाद इन्होंने 134 दोबारा लागू करने का डिसीजन लिया। हाँ। उससे पहले इन्होंने एमजीटी के आदेश के अनुसार 10 साल के डीजल वाहनों का पाबंदी लगा दी थी और मात्र कुछ दिनों के बाद इन्होंने फिर घोषणा करी कि किसानों के ट्रैक्टर उससे बाहर जाएंगे। ये यू टर्न की सरकार है। इनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के कहते हैं हमारे से गलती हो गई, कृषि बिल वापस ले रहे हैं। ये सोच समझकर कोई फैसला लेते ही नहीं है। और मैं अत्रे जी की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि खिलाड़ियों के ट्रैक पे आम आदमी आ जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए ये लगाना पड़ा। तो भाई आप बैन कर दो ना, जिस टाइम खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे टाइमिंग फिक्स कर दो, उस टाइम के ऊपर आम आदमी उसमें एंट्री नहीं करेगा। क्या 1000 रुपए लगा के आप एक्सीडेंट अलाउ कर दोगे? इन्होंने आम व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपए महीना लगाया। हाँ। या आम आदमी 1000 रुपए महीना देके एंट्री ले सकता है। इसका मतलब उसको लाइसेंस मिल जाएगा, 1000 रुपए महीना देके एक्सीडेंट करवाए वहां पे। और खिलाड़ियों को इनकी नीति तो ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने 3% जो खिलाड़ियों का कोटा था वो खत्म कर दिया। और मैं अत्रे जी से पूछता हूँ, इनकी कौन सी नीति है? ये खिलाड़ियों जो आज मेडल लेके आ रहे हैं, ये चौटाला साहब की बनाई हुई नीति है जो आगे प्रमोट होती चलेगी। इन्होंने अपनी कौन सी नीति बनाई? कोई एक नीति बताइए। इन्होंने तो 3% जो खिलाड़ियों का कोटा था नौकरियों में, वो भी समाप्त कर दिया। नहीं सर, बहाल कर दिया उसे वापस। हाँ, उसे बहाल कर दिया। उसी का मैंने सबसे पहले उसी का जिक्र हुआ था कि पहले कोटा खत्म किया गया, फिर उसे बहाल कर दिया गया खिलाड़ियों के हित को देखते हुए। जी जी, मैं आऊंगा सर आपके पास फिर से। हमारे साथ अरुण हुड्डा साहब हैं आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखने के लिए। हुड्डा साहब, ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और अब खिलाड़ियों को बेहतर महसूस हो रहा होगा कि उन्हें 100 रुपए जो महीने की फीस देनी पड़ती है वो नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि आम आदमी के लिए 1000 रुपए देना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, जैसा कि आपने वर्ड यूज किया आम आदमी, और बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा था कि आम आदमी को स्टेडियम में एंट्री नहीं होगी। इसी आम आदमी की लड़ाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में और पूरे देश में लड़ी। और ये यू टर्न की सरकार, पहले इन्होंने ए और बी कैटेगरी का कोटा खत्म किया, फिर इन्होंने रेसलिंग, शूटिंग और आर्चरी जैसे गेमों को कॉमनवेल्थ से बाहर करने का काम किया। और अभी स्टेडियम में ये एंट्री फीस से 1000 रुपए और खिलाड़ियों को ले, तो इनकी मंशा साफ है खिलाड़ियों को दबाने की, आम आदमी को दबाने की और हरियाणा की जनता का शोषण करने। इसको आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। ये जो बार बार कह रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की एंट्री नहीं होगी, आम आदमी पार्टी के लिए ये नहीं है, वो नहीं है आम आदमी के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी की लड़ाई लड़ेगी। और हमने दिल्ली में करके दिखाया। हम वहां पर फ्री कोचिंग देते हैं, हमने वहां पर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए। और इन्होंने क्या किया, अंबाला स्टेडियम में 115 करोड़ रुपए में से लगभग 66 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर अभी हुआ है। तारकोल सड़कों से गायब रहता है, लोहा स्टेडियमों में गायब रहता है अभी, और ये तमाम स्टेडियमों में से इन्होंने शुल्क लगा दिया है अभी। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने, मैं बताना चाहूंगा कि 76 स्टेडियम में आवासीय हॉस्टल बनाया 21 करोड़ रुपए का, जहां पर 64 कमरे खिलाड़ियों और उनके दोस्तों के लिए हों। और ये तो खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद उनको सुविधा मुहैया कराते हैं। आम आदमी जी की, केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के खिलाड़ी सर, हुड्डा साहब दिल्ली के खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। मेडल जीतने से पहले दिल्ली के कितने खिलाड़ी मेडल्स लेकर आए सर? 4 ओलंपिक मेडल हमारे, 4 मेडल आए थे हमारे टोक्यो में जी। और 2.5 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक की हम उनकी मदद करते हैं। हाँ। हॉकी का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम अकेडमी वहां पर गुमलेड़ा में बन रही है। 4 वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड बनाए हैं। हाँ। 4 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाए हैं। 100 से ज्यादा कोचेज हैं। 357 खिलाड़ियां प्ले ऑन प्रोग्रेस के तहत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी दिल्ली के खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, कब आएगी वो देखने वाली बात होगी। मैं फिर आऊंगा हुड्डा साहब आपके पास। प्रवीण अत्रे जी से मेरा सवाल रहेगा सर, अभी चर्चा लंबी चलेगी, मैं फिर आऊंगा। हुड्डा साहब मैं आ रहा हूं सर सुनिए मैं फिर आ रहा हूं। प्रवीण अत्रे जी से मेरा सवाल रहेगा सर, ये जो फैसला लिया गया था पहले सरकार ने, ठीक है, फिल्टर लगाने के लिए आप कह रहे हैं कि एक फिल्टर हो ताकि कोई भी मुंह उठा करके स्टेडियम में ना घुसा चलाए, इसके लिए फिल्टर आप लोगों ने लगाया कि एक फीस तय की गई। हालांकि खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए इसे आपने वापस ले लिया। क्या यह फैसला दबाव में लिया गया सर? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो तीनों प्रवक्ताओं ने कुछ बातें कही हैं, मैं एक बार थोड़ा जवाब दे देता हूं। मुझे ना राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है यार। जी जरूर।
झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकार ने ऐलान किया है सच बोलो, घर में झूठों की है मंडी लगी हुई, बाहर लिखा है सच बोलो। तीनों प्रवक्ताओं ने कितनी साफ गोई से झूठ बोला। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किए गए कामों को अपनी पार्टी की सरकार के खाते में बैठ के डाल रहे हैं यहाँ पे, वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम से इस सरकार ने कुश्ती को बाहर निकलवा दिया, आर्चरी को बाहर निकलवा दिया। देखिए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, जबकि हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा ये कहा कि हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे इस पे। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो हरियाणा ऑर्गेनाइज नहीं करता। दूसरा, यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब देखिए, इन्होंने एनजीटी ने जो डीजल के वाहनों को 15 साल के बाद बंद किया, या जो उन्होंने निर्णय दिया था, वो निर्णय एनजीटी का था। हम सब जानते हैं एनजीटी एक स्वायत्त संस्था है, सरकार की संस्था नहीं है, परंतु हरियाणा सरकार ने बाकायदा एनजीटी से इस बात का निवेदन किया कि किसान का ट्रैक्टर चलेगा, किसान के हक में आके हरियाणा सरकार खड़ी हुई। लेकिन प्रवक्ता का झूठ आपने सुन लिया, कहते हैं 134 आ रहा हूं हुड्डा साहब, मैं आ रहा हूं, एक प्रवक्ता बोलने, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। जी अत्रे साहब, एक और बड़ा झूठ बोला कि 134 से दोबारा लागू कर दी, जबकि राइट टू एजुकेशन जब हरियाणा सरकार ने अडॉप्ट किया, साहब आ रहा हूं, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया आके, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम दूसरी से लेके 12वीं तक 134 में जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं उसको 134 के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो राहत है, उसी राहत और उसी सुविधाओं पे उनकी शिक्षा कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सरकार ने आरटीई को अडॉप्ट कर लिया, 134 को दोबारा लागू नहीं किया। लेकिन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उन्हीं सुविधाओं, उन्हीं रियायतों पे उनकी शिक्षा जारी रहेगी, सरकार ने ये कहा था। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी जिक्र कर रहे थे और आपने जो सवाल पूछा, देखिए मैंने पहले स्पष्ट किया है और पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों पे किसी तरह की कोई फीस नहीं है, सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है। हमारा उद्देश्य केवल ये है जो सरकार पहले दिन से करती आ रही है। एक और चीज मुझे याद आ गई, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे साहब हम सुविधाएं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपया देती है, केवल तैयारी के लिए। ये वो सरकार है जमीनी स्तर से जो स्पोर्ट्स के कंपटीशन है और टॉप ओलंपिक तक हर स्पोर्ट्स कंपटीशन में, इवन स्कूल स्तर के जो मुकाबले हैं, वहां पे भी पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने का प्रावधान हरियाणा में है। हरियाणा प्रदेश को श्रेष्ठ स्पोर्ट्स प्रदेश का इनाम मिला है। लगातार 3 साल तक पूरे देश के अंदर खेल मामले के अंदर शीर्ष स्तर पे रहने का हरियाणा प्रदेश का श्रेय रहा है। और ये वो तो सर खिलाड़ियों का हो गया, वो श्रेय तो खिलाड़ियों का हो गया ना सर, मेडल्स तो खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल खिलाड़ी लेके आ रहे हैं और ये खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा होता है। लेकिन उनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है, और यहाँ पे भी जो हो रहा है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पे भी हमारा केंद्र बिंदु कौन है? खिलाड़ी। कि खिलाड़ी को किसी तरह की दिक्कत ना आए, खिलाड़ी अपनी तैयारी अपने अच्छे ढंग से कर सके, हमारा केंद्र बिंदु तो वही है, सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए। मैं ये जानना मैं आ रहा हूँ ओंकार जी, मैं आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ सर। मेरा केंद्र एक ही सवाल है कि जब देखिए मैं पहले की सरकारों ने खेल के अंदर क्या योगदान दिया, मैं उसको कमतर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने उसको और ज्यादा मजबूत किया और बेहतर किया। वर्तमान सरकार के दौरान जो 1100 खेल नर्सरियां हरियाणा सरकार, इनसे ये पूछ लीजिए कि आपकी सरकार के दौरान कितनी खेल नर्सरियां थी, कितने कुल स्टेडियम थे, कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे। देखिए जब हम तुलना करते हैं, अगर आप आलोचना करने आए हैं तो आपको तथ्यों के साथ तुलना करनी पड़ेगी कि आपके समय के अंदर क्या सुविधाएं थी और इस सरकार के समय में क्या सुविधाएं। जब तक आप तुलना नहीं करोगे तो आप अपने आप को बेहतर कैसे कह सकते हो? मैं यह दावे से कह रहा हूं कि आज हरियाणा की चाहे खेल नर्सरियों की बात करें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, स्टेडियम्स की बात करें, एस्ट्रोटर्फ की बात करें, जितनी खेल खिलाड़ियों की सुविधाओं की बात करें, पहले की सरकारों से ज्यादा बेहतर। नीति को लेकर बार बार ओंकार जी सवाल पूछ रहे हैं कि नीतियां कितनी बनाई, क्या नीति बनाई, नई नीति क्या थी, सब ये चौटाला साहब के समय की नीति चली आ रही है। ओंकार जी का सवाल है। इन्होंने कोटा खत्म कर दिया। इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि जो ओलंपिक पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार मिलेगा, चौटाला साहब की सरकार के दौरान हुआ था और उस वक्त ओलंपिक के अंदर मात्र एक पदक आया था, ब्रॉन्ज मेडल, और वो भी वेट लिफ्टिंग के आया था उस वक्त की सरकार के 5 साल के टेन्योर में। ऐसा क्या कारण है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंदर ओलंपिक, टोक्यो की अकेले की बात कर रहा हूं, 50% ज्यादा मेडल हमारे हरियाणा के हैं। क्या वजह है कि जो खेल है, खेलों के अंदर जितने पूरे देश से जितने क्या ओलंपिक में खेल खेले जाते हैं, 25% खेलों में हरियाणा की दखलंदाजी है। हमारी पॉपुलेशन देश की मात्र 2% है, लेकिन मेडल हमारे 50% ज्यादा आते हैं आज। बिल्कुल
मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम मेडल नहीं आया, एक मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था ओलंपिक के अंदर, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है, मैं सर आऊंगा। अत्रे साहब हमारे साथ और भी प्रवक्ता हैं, अमरदीप बराड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। बराड़ साहब, और सरकारों के, ठीक है सर, कोई सरकार कितना अच्छा काम कर रही है वो तो आंकड़े ही दिखाएगी। अब ये तो सर आप जुटला नहीं सकते कि बीजेपी की सरकार के राज में खिलाड़ियों ने मेडल लाना ज्यादा शुरू कर दिया। अब या तो खिलाड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं, सरकार सुविधा दे पा रही है, इस वजह से है, या कोई और कारण समझते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो सारे देश में, सारे विश्व में हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और ज्यादा मेडल लेके आ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये अगर इसका श्रेय बीजेपी सरकार खुद को देना चाहती है तो वो गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी की मेहनत है। अगर आप आज से 5 साल पीछे जाएंगे, 10 साल पीछे जाएंगे, तो वो खेल में हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा है, इसके लिए कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारे खिलाड़ियों की मेहनत है, हमारे खिलाड़ियों का एक दृढ़ संकल्प है, जिसके कारण आज हरियाणा प्रदेश में जो मेडलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मैं बराड़ साहब रुकना चाहूंगा, प्लीज एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। अगर 100% रिजल्ट आया है, 95% खिलाड़ी की मेहनत है, 5% तो सर सरकार को श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये इस वक्त की गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का जो सर देखिए जो अच्छी चीज है उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, जो गलत है हम उस पर सवाल पूछ सकते हैं। पहले तैयारी के लिए सरकार पैसा दे रही है सर, प्रदेश में और कौन सी सरकार है जो तैयारी के लिए पैसा दे रही है, या इससे पहले की सरकारों ने कब दिया? मैं बोल सकता हूँ जी बिल्कुल सर, इसीलिए पूछा है, आप प्लीज। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पहले की सरकारों ने क्या किया। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं नेशनल जीता हूँ, मैं इंडो नेपाल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, एशियन में सिल्वर मेडल है मेरे पास। पहले की सरकारों में हमारे ट्रायल होते थे, ट्रायल जो पास करता था उसको पर मंथ डाइट मिलती थी, पैसे भी मिलते थे, सब कुछ होता था। हमारी सरकारों ने ये शुरू किया था। ये अत्रे जी जो कह रहे हैं ना कि तब एक मेडल था चटाला साहब के समय में, आज इतने हैं, तो वो अच्छी बात है। इसमें ये तो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि कब कम थे कब ज्यादा थे, ये तो बढ़ती रहने चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि 90% जो मेडल है वो हरियाणा प्रदेश के जो युवा है वो जीत कर लेकर आए। लेकिन जो आज मेन जिस चीज के लिए हमारी आज डिबेट हुई है वो ये बात है कि हरियाणा प्रदेश सरकार है वो प्रदेश की जनता को, प्रदेश के खिलाड़ियों को राहत देने की बजाय दिन रात प्रदेश की जनता को कैसे लूटा जाए उसके लिए जो है तकनीकें बनाती रहती हैं, वो जरिए ढूंढती रहती हैं। अभी जो 1000 रुपए या 100 रुपए वाली बात चली थी कि स्टेडियम में जाने के लिए देने पड़ेंगे, इस बात के लिए देने पड़ेंगे। अगर खिलाड़ी जो निशान सिंह जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर स्टेडियम में खिलाड़ियों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि ये टाइम टेबल रहेगा, इस टाइम टेबल में सैर नहीं होगी, इस टाइम टेबल के सामने खेल नहीं होगा। और जहां तक मेरे भाई अत्रे जी बात कर रहे हैं स्टेडियमों की, तो हरियाणा प्रदेश के स्टेडियमों के हाल बहुत बुरे हैं कि आपको मानना पड़ेगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मैं अपने सिरसा लोकसभा की बात करूंगा। यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, दुष्यंत चौटाला जी, अभी एक नए मंत्री जी भी बना दिए गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से आते हैं लोकसभा से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भी यहाँ से आते हैं। लेकिन यहाँ पर हर महीने, हर 10-15 दिन में बराड़ साहब, आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं बोलता। मैं अभी एक और हमारे पीछे चर्चा हुई थी, अगर आपको याद हो तो स्पोर्ट्स को लेकर ही हम पूरी होने दीजिए। जी बात सर मैं पूरी होने दूंगा, लेकिन सर आपने पिछली बार भी इसी बात का जिक्र किया था कि आपके सिरसा के क्षेत्र में जो स्टेडियम है उसकी हालत बहुत खराब है। सर आप हम सिर्फ टीवी पर ये बात बोलते हैं या ये डिबेट खत्म होने के बाद स्टेडियम पर जाते भी हैं, उसके बारे में सरकार को संज्ञान में ये बात लाते भी हैं कि नहीं, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं वही बताना चाहूंगा। लगातार यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी संज्ञान में ला दिया गया है। जिन नेताओं के नाम ले रहा हूं उनको भी संज्ञान में ला दिया गया है। लेकिन मैं बार बार फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि इस सरकार की जो मंशा है वो जग जाहिर है कि
किसी भी प्रकार की राहत देने की जो इनकी जो सोच है उसकी तरफ नहीं है। इनकी सोच है कि प्रदेश की जनता को लूटा कैसे जाए। अब 100 रुपए 1000 रुपए ये लूट नीतियां हैं सर, आपको ये मानना पड़ेगा। आपको भी ये पता है, आप एक एंकर हैं, आप शायद ये बात ना बोल पाए, लेकिन ये आपको भी पता है कि ये सरकार की लूट नीतियां हैं। इसके जरिए से सरकार प्रदेश की जनता को लूटना चाहती है। आज हर प्रकार से हरियाणा प्रदेश का नागरिक है जो दबा। कोरोना काल में क्या हुआ, आज दुकानदारियां फेल हो चुकी है। इनका गब्बर सिंह टैक्स लगा लीजिए, इनका और जो इन्होंने नीतियां बनाकर हरियाणा प्रदेश की जनता को कुचलने का कार्य किया है। और उसके ऊपर जब एक व्यक्ति सुबह सुबह अपनी सैर के लिए, अपनी थकान दूर करने के लिए सूरज ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाएगा तो उसके भी ये पैसे लेंगे। अरे ये कल को कोई कानून बना देंगे कि जो हवा में बाहर जाओगे खुले में, तो हवा के पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम? जी बिल्कुल सही बात है। बराड़ साहब पार्क चले जाइए ना, अत्रे साहब कह रहे हैं पार्क बनाया सरकार ने, पार्क में चले जाओ, स्टेडियम में जरूरी है हवा खाना। ओंकार जी के पास जाएंगे। ओंकार जी, आप कह रहे थे नई नीति को लेकर, ठीक है, मेडल्स की संख्या बढ़ी है, बढ़नी भी चाहिए, अच्छी बात है, खिलाड़ी हमारे अच्छे परफॉर्म करें, लेकिन पिछली सरकारों में और इस सरकारों में जो कंपैरिजन अत्रे साहब ने किया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछ रहा हूं कि पिछली सरकारों में कम मेडल्स आए, अब सरकार ज्यादा मेडल्स दिखा करके, आंकड़े दिखा करके उन्हें अपने लिए एक अच्छा उपलब्धि बता करके बोल रहे हैं प्रवक्ता हमारे बीजेपी के, क्या इसके लिए कहेंगे सर? त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी कार्य की सफलता किस चीज पर निर्भर करती है? परिणाम। मेरे अनुसार किसी भी कार्य की सफलता उस कार्य की नीतियों पर निर्भर करती है। अगर किसी कार्य की नीति और नियत अच्छी होगी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में खेल नीतियां बनी, प्राइज देने की नीति, उसी नीति का तो आज फल ले रहे हैं जी। आज ये कह रहे खिलाड़ी जीते, हमें खुशी है, हमें गर्व है जी। आज सरकार हमारी नहीं है, चाहे इनकी है, लेकिन वो खिलाड़ी इनकी नीतियों से नहीं जीते। जो नीतियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी उन नीतियों की वजह से जीते। इन्होंने तो सर फिर आप भी वही बात कर रहे हैं। अभी मैंने अत्रे साहब को इसी बात पे टोका, वो नीतियों की वजह से जीते, अपनी मेहनत की वजह से जीते। सर आप उसका श्रेय आप परसेंटेज में दे सकते हैं कि अगर 95 और 5 का आप रेशियो रख सकते हैं, कुछ एक परसेंटेज रखिए सर, सिर्फ नीतियों को श्रेय नहीं दे सकते, खिलाड़ी की मेहनत को भी श्रेय दीजिए प्लीज। त्रिपाठी जी, जब तक नीतियां नहीं बनेंगी, और चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन शुरू करी थी जी, आज ये सरकार 2500 रुपए दे रही है। हाँ। और चौटाला साहब ने घोषणा की हमारी सरकार आने पे 10,000 देंगे, तो नींद किसने रखी? नींद तो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए की रखी। उससे पहले हरियाणा ने कोई मेडल नहीं जीता था, उससे पहले हरियाणा ने कोई मेडल नहीं जीता था क्या सर? ऐसा है, मैं वही बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी। हाँ। अगर ये कहते हैं कि खिलाड़ियों ने मेडल जीते, हाँ, तो क्या इनके मंत्रियों ने अपने, सुनिए त्रिपाठी जी, खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत करके मेडल जीते, अच्छी पॉलिसी की वजह से मेडल जीते, क्या इनके मंत्री अपने कंधे पे चढ़ा के प्रैक्टिस करा रहे थे उनको? ये खिलाड़ियों को श्रेय जाना चाहिए और नीति को श्रेय जाना चाहिए। इन्होंने तो 3% कोटा जो खिलाड़ियों की भर्ती का है वो खत्म कर दिया सर, वापस लगा दिया सर, दुरुस्त कर देते जानकारी आपकी, वो वापस बहाल कर दिया सर, वो वापस बहाल कर दिया। जो 3% कोटा था नौकरी को लेकर उसे बहाल कर दिया, विरोध के बाद किया, दबाव में आकर किया, लेकिन कर दिया उसे। त्रिपाठी जी कौन सा आसान किया? पहले तो हमारे पे टैक्स लगा दिया। मैं प्रवीण अत्रे जी, आप जवाब दीजिए सर। 3% कोटा जो है सरकार ने हटा दिया है, बार बार ये ओंकार जी इस बात पर कह रहे हैं कि सरकार ने हटा दिया, उसे बहाल कर दिया गया है, बता दीजिए एक बार। बहाल करके त्रिपाठी जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहाल कर दिया। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। बार बार जो खेल नीति का जिक्र हो रहा है कि चौटाला साहब ने खेल नीति बनाई थी, हालांकि मैंने ओंकार जी ये चर्चा हमारी हो चुकी है। अमरदीप बराड़ जी भी उस चर्चा में जुड़े थे जब इन्होंने उस बात का जिक्र किया था सिरसा स्टेडियम का, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। इस पर हमने चर्चा की थी कि कोटा क्यों खत्म किया गया और क्यों बहाल किया गया, ये बात क्यों हुई, सरकार ने यूटर्न क्यों लिया, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं ओंकार जी से, जो बार बार ये कह रहे हैं कि चौटाला साहब की खेल नीति, देखिए मैं उसको कमतर नहीं आंक रहा, लेकिन एक सवाल मेरा छोटा सा है, हाँ। क्या चौटाला साहब की खेल नीति के अंदर जो खेलो इंडिया है और नेशनल स्कूल गेम्स, उनके पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा, क्या ये था? सैफ जूनियर अरुण जी आ रहा हूं मैं आपके पास, पुरस्कार दिया जाएगा, क्या ये था? सैफ खेलों के पदक विजेताओं को पुरस्कार नगद दिया जाएगा, क्या था? हाँ। एशियन चैंपियनशिप के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा, क्या ये उनकी खेल नीति में था? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आपने खेल नीति बनाई, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको और ज्यादा मजबूत बनाया। ठीक है, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिले। ठीक है ओंकार जी, मैं अत्रे जी आ रहा हूं।
मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ कि जितना खिलाड़ियों को सुविधाएं, देखिए सबसे बड़ी बात, आज हमारे प्रदेश का खेल मंत्री, सुनिए सर, सुनिए अत्रे जी, सुन लीजिए एक बार, बहुत बड़ा खिलाड़ी रह चुका है। हाँ, देखिए हमारे खेल मंत्री जवाब दे रहे हैं, ओमकार जी जवाब दे रहे हैं सर, सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे प्रदेश का खेल मंत्री, ओमकार जी जवाब दे रहे हैं, अत्रे साहब सुन लीजिए। ये सत्ता में इसका मतलब बोलते रहेंगे। सुनिए सर, सुनिए अत्रे जी, फिर आऊंगा मैं, एक बार सुन लीजिए, ओमकार जी जवाब दे रहे, फिर अरुण जी के पास चलेंगे। जी जी जी। त्रिपाठी जी, जब भी कोई नई नीति बनती है, उस नीति के प्रो एंड इम्प्लीकेशन सब देखे जाते हैं जी। अब नई नीति चौटाला साहब ने बनाई, उसके बाद हमारी सरकार चली गई। अगर हमारी सरकार रहती तो हम उसमें इंप्रूवमेंट भी करते, अच्छाइयां भी करते, उसमें और ज्यादा प्रोग्रेस करते। किया भाई मेरे 5 साल दोबारा हमारी सरकार आएगी तभी तो करेंगे। ये तो ऐसे लुटेरों की सरकार बनी हुई है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटना है। इनका बस चले तो सांस लेने पर भी जनता ने 5 साल के बाद आपको दोबारा मौका ही नहीं दिया। अगर आप इतनी बेहतर खेल नीतियां बना रहे थे, इतनी बेहतर योजनाएं बना रहे थे, तो जनता ने आपको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? इस बात का जवाब, ऐसा मौका तो आपको भी नहीं दिया था। इस बार का आपके 40 विधायक थे, आपको 40 सही है। ये तो जमुना पार भेजने वाले आपके साथ ना जुड़ते हैं तो आप भी विपक्ष में बैठे होते। अगर हमें दोबारा मौका मिलता तो बहुत ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। 40 विधायक आए हैं, 50 बंदे हारे हैं इसके। सर वो भी एक लोकतंत्र का एक तरीका है, अलायंस करने का लोकतंत्र का एक तरीका है। आप गठजोड़ करके सरकार बना सकते हैं, संविधान कहता है। ठीक है सर, उसमें कोई गलत काम नहीं है। अरुण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटा सा कमेंट, फिर ब्रेक पर चलेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे आगे। अरुण जी। जी, मैं एक बहुत ही गंभीर बात बड़े सरल तरीके से श्रोताओं को और बीजेपी प्रवक्ता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, जो आज होड़ लगी हुई है श्रेय लेने की, हाँ, पहले तो सबसे बड़ा योगदान खिलाड़ी का अपना होता है, हाँ, उसके बाद उसके परिवार का होता है, उसके परिवार का घर बिक जाता है, सारी आमदनी लिख जाती है, खेत बिक जाते हैं, जब जाकर एक अच्छा खिलाड़ी तैयार होता है। उसके बाद सरकार और सरकार की कुछ नीतियों का होता है। तो सभी सरकारों को चाहिए कि जितनी सुविधाएं उनको दे सके और अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सके, और होड़ नहीं लगनी चाहिए। होड़ इस बात की लगनी चाहिए कि और सुविधाएं देंगे, सुविधाएं कम नहीं करनी चाहिए, फीस नहीं लगानी चाहिए। और आज बात उठ रही है कि कॉमन मैन को और आम आदमी को स्टेडियम में नहीं जाने दिया जाएगा। चलो ठीक है, उनके लिए पार्क है, लेकिन कोई भी एक अच्छी चीज, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम या वर्ल्ड क्लास एथलीट वहां पे कोचिंग करता है, ट्रेनिंग लेता है, तो हमको अपने छोटे बच्चों को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि उनको वहां से मोटिवेशन मिलेगा। वो सिर्फ वहां पे हुड़दंग करने कोई बच्चा या आम आदमी नहीं जाता है, वो वहां से सीख लेने जाता है। जब एक छोटा बच्चा मोटिवेट होगा, हाँ, और वो सुख सुविधाएं, तो हुड्डा साहब वहां पर छोटे बच्चों की भी ट्रेनिंग होती है, छोटे बच्चों की भी ट्रेनिंग होती है सर। बच्चों से उनकी कैटेगरीज हैं सर, मैं आपको बता दूं, उनकी कैटेगरीज हैं, हर उम्र के बच्चों की भी, बड़ों की भी, सब खिलाड़ियों की कैटेगरीज होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो वहां पर मोटिवेट होकर ही जाते हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, उसके बाद चर्चा में लौटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के सरकार के फैसले और उसके बाद उसे वापस लेने के, खिलाड़ियों को वापस सुविधा बहाल करने के आखिर क्या मायने। जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद चर्चा में वापस चलेंगे। अरुण जी से हम बात कर रहे थे, अरुण हुड्डा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से है। अरुण जी, आपने दिल्ली सरकार का उदाहरण दिया, खिलाड़ियों की बात कही, हालांकि मैं तथ्यों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे तथ्य उसमें कुछ जरूरी आमूलचूल परिवर्तन आपको करने होंगे। अभी एक दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, कि खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, अलग से उनके लिए उन्हें स्टडी नहीं करनी होगी, उनकी ग्रेजुएशन ही स्पोर्ट्स में होगी। ये सर कब तक धरातल पर आएगा? और एक अच्छा सपना देखा था दिल्ली सरकार ने, क्या हरियाणा के लिए भी ऐसा कुछ सोचा हुआ है केजरीवाल साहब ने? जी बिल्कुल, ये बहुत ही जल्दी यूनिवर्सिटी बन के तैयार होने वाली है, और कोई भी बच्चा जो खिलाड़ी बनना चाहता है, खिलाड़ी के तौर पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट होगी, और इससे हमारे मेडल बहुत ज्यादा बढ़ेंगे।
और हमारा टारगेट है कि हम एक दिन ओलंपिक में चाइना को पछाड़ेंगे और ओलंपिक का भी हिंदुस्तान में बहुत शानदार आयोजन करेंगे केजरीवाल सरकार इसकी तरफ और अगर है। और जब हरियाणा में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी तो खासकर युवाओं पर और खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि तमाम वर्गों को दबाकर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता ने अभी किसानों की बात की थी, तो वो कोई बॉर्डरों का मंजर कोई लोग भूले नहीं है, 700 किसानों की आदत नहीं भूले हैं। 2014 में करोड़ों रोजगारों का झुंझुना इन्होंने बजाया था। चंद आरएसएस के लोगों को नौकरियां देकर जनता का बेवकूफ इन्होंने बनाया। और खिलाड़ी, जब संदीप सिंह जैसे खिलाड़ी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हैं तो एक उम्मीद जगी थी कि खिलाड़ियों का कुछ भला होगा, लेकिन आज खिलाड़ी नहीं पूरे प्रदेश का युवा शर्मसार है कि खिलाड़ियों की क्या दुर्दशा हो गई है। खिलाड़ियों के लिए कोई नीतियां नहीं है, स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्या हाल है। और आज हम पिछली सरकारों से तो तुलना कर देते हैं कि उनसे ज्यादा आगे। टारगेट हमारा होना चाहिए कि चाइना और अमेरिका से ज्यादा मेडल आए। जब हिंदुस्तान 130 से 135 करोड़ जनता हमारी यहाँ पर अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हैं, तो क्यों हम चाइना को नहीं पछाड़ सकते? बिल्कुल पछाड़ सकते हैं सर, आपके हौसले बुलंद है अरुण जी, हम इस हौसले की दाद देते हैं। लेकिन सीढ़ी चढ़ने में सर, पहले आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तब आप जाकर किसी फ्लोर पर पहुंचेंगे। आप सीधा चाइना अमेरिका की बात नहीं करेंगे, पहले धरातल पर हमें अपने खिलाड़ियों को तैयार करना होगा, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है। अब धीरे धीरे तैयार की गई है फैसिलिटीज। अत्रे जी जवाब दे रहे हैं इसका। हुड्डा साहब अत्रे जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए प्लीज। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है, आम आदमी पार्टी एक मिनट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने किसानों की बात की थी। मैंने पूरी डिबेट में किसान शब्द अब प्रयोग किया, इससे पहले मैं इसी बात के लिए हुड्डा साहब को रोकने वाला था। वो हुड्डा साहब को बोलना होगा, किसानों का विषय बोलना होगा, बोल दिया, ठीक है उन्होंने, कोई बात नहीं। आप इसका जवाब दीजिए सर, हम अमेरिका और चाइना को पीछे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी वही बताने लगा था। देखिए, ये कहते हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हरियाणा में ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहली बात तो मेरी सलाह है इनको, आदमी भले ही बिच्छू पाल ले, सांप पाल ले, शेर पाल ले, गलतफहमी कभी ना पाले। अरे हरियाणा में पहले से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है भाई, राई के अंदर। पहले वो स्पोर्ट्स कॉलेज था, किसी सरकार ने उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बदला। हरियाणा में पहले से है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नॉर्थ इंडिया का सेंटर हरियाणा में ही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 22 सेंटर है हरियाणा में। हरियाणा का स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, जो आप संदीप जी की बात कर रहे थे, मैं पहले भी ये जिक्र कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति खेल मंत्री है जो बेहतर जानता है कि खिलाड़ी की समस्याएं क्या होती हैं, खिलाड़ी को किन सहूलतों की जरूरत होती है। खुद वो ओलंपिक रह चुके हैं और यही वजह है इन समस्याओं को समझते हुए खेलों में जितना काम इस सरकार ने किया है, आप ले सकते हो। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं ना हुड्डा साहब, कि दिल्ली के कितने खिलाड़ी, आपने यहाँ पे झूठ बोल दिया कि हम 4 मेडल्स, यस, मुझे नाम बता दीजिए कौन से ओलंपिक में कौन सा मेडल दिया आपने? जी यहाँ पे बैठ के कुछ झूठ बोलेंगे। और दूसरी बड़ी बात, जब खेलों का हम जिक्र कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें बात ये देखनी है कि वर्तमान सरकार के दौरान जो खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा ना करके यहाँ पे केवल पॉलिटिकल लेक्चर देंगे, केवल राजनीति करेंगे कि साहब आपने किसानों का जिक्र कर दिया, साहब हमने ये ख्वाब लिया है, साहब हमने चाइना का ख्वाब लिया है। अरे हरियाणा की पॉपुलेशन देश की मात्र 2% है हुड्डा साहब, लेकिन ओलंपिक में मेडल देख लीजिए, ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन देखिए, खेलों के अंदर हमारी दखलंदाजी देखिए। ये इस सरकार की नीतियों का परिणाम है। बैठ के केवल राजनीतिक बयानबाजी करने से काम नहीं चलता। लेकिन सर, लेकिन फैसला सोच समझ के लेना होगा सर, फैसला सोच समझ के लेना होगा, थोड़ा सा उस पर विचार करके लेना होगा, ताकि उसे वापस ना लेना पड़े। उस फैसले पर हमें फिर से विचार करके उसे वापस ना लेना पड़े, ऐसे फैसले हमें लेने होंगे। ठीक है, आप सही कह रहे हैं अत्रे साहब। मैं भ्रष्टाचार की सरकार है। सुनिए, अत्रे जी ने जवाब दे दिया। अमरदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। देखिए जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने किसानों की बात छेड़ी है, तो मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि आपकी ताजा सरकार बनी है पंजाब में, और लोगों ने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, और आपने उसका फल जो है किसानों पर केस दर्ज करके जो आपकी आगे की रणनीति है किसानों के प्रति, वो आपने
जग जाहिर कर दी है, दर्शा दी है। ये विषय नहीं था, लेकिन मैं बोलना चाहता था क्योंकि किसान की बात हुई है तो आम आदमी पार्टी ने जो केस दर्ज किए हैं किसानों पर कि पैसे वापस करो जो उनका कर्ज के लिए, तो ये इनकी जो मानसिकता है और किसान के प्रति जो इनका झूठा प्यार है, झूठे वादे हैं, उस चीज को दर्शाता है। हाँ। और मैं अत्रे जी से एक बात कहना चाहूंगा कि अत्रे जी आप बड़े भाई हैं हमारे, ठीक है, आप जो कह रहे हैं हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उसमें खिलाड़ियों का भी योगदान है, उनके परिवारों का भी योगदान है। और एक बात ये भी सच्ची थी कि जब कोई एक खिलाड़ी कामयाब होता है तो उसको अपना सारा घर खाना पड़ता है, सारा घर खाकर फिर एक खिलाड़ी ये घर से निकलता है, ये भी बात रियल है। लेकिन अत्रे जी आपको ये भी मानना होगा कि आप जो ये तुगलकी फरमान लेके आ जाते हैं ना बिना सोचे, पता नहीं रात को आपको सपने आपकी सरकार को कैसे आते हैं, आपको आपकी सोचने की शक्ति कम हो गई है, या तो कि 1000 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये आपके गलत फैसले हैं और ऐसे फैसलों से आप परहेज करें। हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को, हमारे हरियाणा प्रदेश, बिल्कुल बराड़ साहब, उसके लिए आप लोग हैं ना, उसके लिए आप लोग हैं ना, सरकार को गलत फैसला नहीं लेने देंगे। देखिए सर, हम हैं, हम नहीं लेने देंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ा सवाल है। हम जब कोई निर्णय लेते हैं उद्देश्य होता है जनता की राहत, जनता को सुविधाएं, खिलाड़ियों को सुविधाएं, लेकिन हम सुन लीजिए अत्रे जी, अभी अमरदीप जी की बात पूरी नहीं हुई है। अमरदीप जी पूरी बात कर लीजिए, फिर ओंकार जी के पास चलेंगे, फिर अत्रे साहब आपके पास आऊंगा मैं। अत्रे जी आप जवाब दीजिए मेरी बात का बड़े भाई। लेकिन मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब भी कोई बोलता है तो उसके बीच में ना बोला जाए, क्योंकि फिर किसी को नहीं सुनती, फिर शोर चलता है अकेला। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अत्रे जी आप जो गलती करते हैं आप उस गलती को मान लीजिए, करिए। आपकी सरकार को भी मानना चाहिए कि हाँ हमने ये तुगलकी फरमान भाई गलती से ले लिया, अब वापस ले लिया, वो भी अच्छी बात है। उसमें भी मैं सरकार, देखिए मैं कहता हूँ सरकार की अच्छी बात है कि उन्होंने ये वापस ले लिया, लेकिन इससे खिलाड़ी के मन को चोट पहुंचती है। जो खिलाड़ी के माता पिता हैं, जो अपने बच्चे को एक खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, हमारे प्रदेश का नाम उसके प्रति उसके जरिए से रोशन करवाना चाहते हैं, जो खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करता है, उसका दिल दुखता है, उसके दिल में दर्द होता है कि जिस प्रदेश के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जिस देश के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, उस प्रदेश की सरकार मुझे राहत देने की बजाय मुझे परेशानियों के सामना करवा रही है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। हमारे खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है, ये बहुत आगे जाएंगे, हमारे मेडलों की संख्या भी। मैं अमरदीप जी कुछ मैं नई बात एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि शायद आप कुछ अलग बात कहेंगे, कोई सजेशन देंगे। ठीक है, आपने बता दिया कि खिलाड़ियों को परेशानी ना होने दे, सरकार को इस बारे पे विचार करना चाहिए। ओंकार सिंह जी, ये खिलाड़ियों के लिए जब हम चर्चा करते हैं, हमने गवर्नमेंट के जो स्टेडियम्स हैं उसमें खिलाड़ियों की फीस को पहले लगाया फिर हटाया, ठीक है चलो हो गई गलती, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अभी क्या खिलाड़ी, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी जिसका गांव दूर दराज में है और किसी इंटीरियर क्षेत्र में वो रहता है, उसके घर के पास में यदि कोई प्राइवेट स्टेडियम या कोई ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है, तो क्या इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए? इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ओंकार जी हमारे साथ हैं क्या? त्रिपाठी जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर मैं सुन पा रहा हूँ। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं अत्रे जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि खेल मंत्री खेल क्षेत्र से ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी लेकिन बात। उनकी क्या मानसिकता है? क्या खिलाड़ियों के ऊपर 100 रुपए महीना लगाएंगे, ये मानसिकता है? ये अच्छी बात है, उन्होंने अपने फैसले को वापस ले लिया, लेकिन यू टर्न लेने की नीति ठीक नहीं है। खिलाड़ियों के प्रति पॉजिटिव रवैया रखना जरूरी है। आप खिलाड़ियों को, आपकी बात बहुत बढ़िया है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है खिलाड़ी, उसके लिए शहर का क्षेत्र या शहर का स्टेडियम अगर दूर है तो उसके अगर हमें मालूम है कि ये स्कूल का, ये फलाना, क्योंकि स्कूल से निकलते हैं खिलाड़ी, ये खिलाड़ी हमारे अच्छा खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो ये सरकार ऐसी नीति बना सकती है कि स्कूल लेवल पर, नर्सरी लेवल पर ऐसे खिलाड़ियों की छटौती होए, छांट की जाए। जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी हैं उनको, अगर वो गांव के क्षेत्र से आते हैं या किसी दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं और रास्ते में कोई प्राइवेट एकेडमी आती है, तो अच्छी बात है, आप राय भी बहुत अच्छी है कि उस खिलाड़ी को उस एकेडमी में एडमिशन। ओंकार जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। यही सवाल मैं अत्रे जी से भी करना चाहूंगा। अत्रे साहब, ये जो सवाल
सवाल, हालांकि सवाल क्या सुझाव समझिए या फिर खिलाड़ियों की परेशानी, जो कि जब उनसे हम बात करते हैं तो कई बार ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें निकलकर सामने आती है जिससे ये पता चलता है कि भले ही बात छोटी सी है, भले ही प्रयास छोटा सा हो, लेकिन ये आगे अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छा इसका इंपैक्ट हो सकता है, बहुत अच्छा इसका प्रभाव हो सकता है। क्योंकि संदीप जी से मैं एक खिलाड़ी के तौर पर तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और खेल मंत्री होने के नाते वो और भी अच्छे फैसले ले रहे हैं और अच्छे फैसले आगे लेते रहेंगे, ये उम्मीद हम उनसे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो छोटी छोटी, वो बहुत बारीकियों पर ध्यान देते हैं। उनके कई बार इंटरव्यू जब हम देखते हैं, जब हम करते हैं, तो ये बात पता चलती है, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रहे, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किन किन परेशानियों को उन्होंने झेला है। कई बार इनाम की जब घोषणा होती है तो पैसे की गफलत हो जाती है, पैसे इधर उधर हो जाते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने टाइट किया अधिकारियों को, और ये बात कही कि ठीक है वो अपना इस्तीफा पहले से तैयार रखे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सर इस पर भी विचार किया जा सकता है कि जो प्राइवेट एकेडमीज किसी खिलाड़ी के नजदीक है तो सरकार सब्सिडी देकर के उनकी फीस जमा कराए, या उनके लिए और कुछ विचार करे, क्योंकि एक अच्छा और बेहतर कदम होगा खिलाड़ियों के लिए। नहीं, इसमें भी ना अभी सरकार ने, अगर आपको याद होगा, 6 मार्च को लगभग, शायद डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, बाकायदा सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि जो सरकार 1100 नई खेल नर्सरियां खोलने जा रही है, हाँ, उसमें जो प्राइवेट एकेडमी या प्राइवेट नर्सरीज हैं और जिनके पास वो सुविधाएं हैं जो सरकार का पैमाना है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा सरकार उसकी वेरिफिकेशन करेगी, उसकी फिजिकल एक जांच होगी कि सुविधाएं किस तरह की हैं, उसके बाद सरकार जो है उसके ऊपर निर्णय लेगी। तो ये तो सरकार पहले ही सोच रही है इस विषय पे। मैं यहाँ पे एक बात और कह रहा था, जो बराड़ साहब ने सिरसा के स्टेडियम के बारे में जिक्र किया था कि उसके हालात अच्छे नहीं है, हालांकि मुझे यहाँ बैठ के अभी जानकारी नहीं है किस तरह के हालात है, किस तरह के नहीं है। मैं बराड़ साहब की बात को भी सही मान लेता हूँ, लेकिन बराड़ साहब ने जो वहां पे नेताओं का नाम लिया, मेरा निवेदन ये है कि बराड़ साहब गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं, शायद राजनीति की वजह से खटखटा रहे हैं। अब वो यहाँ पे बात करते हैं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, जो कि सिरसा के ना होके टोहाना के हैं, वो बात करते हैं नए मंत्री की जो कि टोहाना से हैं, वो बात करते हैं डिप्टी सीएम की जो उचाना से विधायक है। उनको करना ये चाहिए कि अगर वो वाकई संजीदा हैं तो खेल मंत्री के संज्ञान में लाएं, या वहां के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसकी जानकारी में लेके आए। अगर आप गलत दरवाजे पे नोक करते रहेंगे, भले ही आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो उसका तो कोई लाभ नहीं है, उससे तो ये लगेगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप बात सिरसा के स्टेडियम की कर रहे हैं और जिक्र आप टोहाना के नेताओं का करेंगे, तो उससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, जहां तक स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की सुविधाएं का जिक्र है, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, ये वो सरकार है जिसने बाकायदा ये विचार किया कि जो खिलाड़ी पदक लेके आते हैं उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत का सदुपयोग कैसे हो। उनका सबसे बेहतर सदुपयोग कहां होगा, अगर वो स्पोर्ट्स फील्ड में ही रहे, मतलब उनको स्पोर्ट्स जो खेल विभाग है वहीं पे उनको नौकरी दी जाए, जिससे वो अपने अनुभव का लाभ दूसरे खिलाड़ियों को दे सके। ये निर्णय भी सरकार ने लिया। लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पदक जीत के लाते हैं, लेकिन जो योग्यता होती है नौकरी की वो पूरी नहीं कर रही होते हैं, क्वालिफिकेशन की वजह से कह लीजिए। तो उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया कि ऐसे खिलाड़ियों को इंटरिम ज्वाइनिंग दी जाएगी। हाँ। मतलब उनके जो योग्यता है उसका भी सरकार पूरा लाभ उठाना चाहती है खेल के क्षेत्र के अंदर। हाँ। जब सरकार की इस तरह की सोच है कि खिलाड़ियों की योग्यता का लाभ लिया जाए, जिससे कि वो नए खिलाड़ियों को कोचिंग दे सके, नए खिलाड़ियों को ट्रेन कर सके। अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि खिलाड़ियों को अपने बच्चों को स्टेडियम में लेके आना चाहिए, जिससे कि वो देखे और उत्साहित हो। अरे साहब, बाकायदा अलग अलग समय पे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, उन प्रतियोगिताओं के आयोजन पे बच्चों को साथ लाएं, जिससे बच्चे देखें उन खेल प्रतियोगिताओं को, जहां से बच्चों का उत्साह बढ़े। प्रैक्टिस के टाइम पे साथ लाएं, ये बड़ी लॉजिकल सी बात है, अलग अलग टाइम पे होता है ना। और देखिए इस सरकार ने क्या किया, जो ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, पहले वो स्पोर्ट्स बॉडीज अगर किसी खेल स्टेडियम में कोई प्रतियोगिता आयोजन करती थी, उससे बाकायदे फीस ली जाती थी। इस सरकार ने तो वो भी खत्म कर दी कि ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर जितनी बॉडीज हैं, अगर वो कोई भी इस तरह का आयोजन करते हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। वो इसीलिए तो किया गया है कि उससे भी खिलाड़ियों का उत्साह मिलेगा, उससे खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जब सरकार इस तरह के निर्णय, एक और चीज यहाँ पे त्रिपाठी जी कहना चाहूंगा, हाँ। सरकार जब निर्णय लेती है, उद्देश्य हमारा एक ही होता है कि किसी तरह से जनता की बेहतरी, किसी तरह से जनता को बेहतर सुविधाएं। ये अलग विषय है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं, आपके पास अलग अलग फीडबैक आता है और फीडबैक से आपको लगता है कि ये निर्णय इस कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा, तो आप उस निर्णय में बदलाव करते हैं। ठीक है, मैं अत्रे साहब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, क्योंकि ठीक है आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को लेकर सरकार का कंसर्न रहता है, बहुत अच्छी बात है। तो सर ये हरियाणा के खिलाड़ियों तक क्यों सीमित है? क्या बाहर के खिलाड़ी हरियाणा आकर नहीं खेल सकते? नहीं, देखिए इसमें के अंदर भी क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का डोमिसाइल होना चाहिए, ये नियम है कुछ। हाँ।
आप उन नियमों को नहीं बदल सकते। हाँ। हर राज्य की अपनी स्पोर्ट्स बॉडी है, हर राज्य का अपना खेल विभाग है। हाँ। हर राज्य अपने खेल विभाग में काम करता है। हाँ। हम हरियाणा के लिए हमारा जो दायित्व है वो हरियाणा के प्रति है, हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रति है, और हम अपने दायित्व का निर्वहन हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए करते हैं। जो नियम है उन नियमों को तो नहीं आप बदल सकते। जी जी, ठीक है सर। अपने आपके प्रदेश के संसाधन जो हैं त्रिपाठी जी, वो उस प्रदेश के लोगों के लिए हैं। हाँ। जब हम अपने प्रदेश के संसाधन का उपयोग प्रदेश के लोगों पे ना करके बाहर करेंगे तो वो किस तरह से उचित ठहरा जाएगा? बिल्कुल ठीक है सर। मैं अभी हुड्डा साहब बार बार कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हुड्डा साहब क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। मेरी एक छोटी सी सलाह ये है जी कि प्राइवेट एकेडमी और ये सब जो कोचिंग चल रही है, इनकी फीस पर एक लगाम लगानी चाहिए, सरकार को नीति तय करनी चाहिए। दूसरी, सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकारी स्कूलों का हरियाणा में बहुत बुरा हाल है। अच्छी पढ़ाई और अच्छे क्लासरूम तो ना होकर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बुरी तरह खराब पड़े हैं, और वहां पर बच्चे जो आम लोग वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स की कोई सुविधाएं नहीं है। अच्छे इक्विपमेंट नहीं है और अच्छी कोचिंग नहीं है। तो यहाँ से भी हमारे बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आ सकते हैं। सरकार को इस कदम उठाना। वहीं से आ रहे हैं सर खिलाड़ी। त्रिपाठी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा इस विषय में, हुड्डा साहब को भी जानकारी हो जाएगी। देखिए, वर्तमान सरकार का खेलों के प्रति जो फोकस है वो मैं आ रहा हूँ सर। इसीलिए नेशनल स्कूल गेम्स, जिसका मैंने बीच में जिक्र भी किया था, नेशनल स्कूल गेम्स में अगर कोई खिलाड़ी पदक जीत के लाता है तो उसको 50,000 रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को इनाम दिया जाता है। 20,000 से लेके 50,000 रुपए तक का नगद इनाम स्कूली प्रतियोगिताओं में। वो इसीलिए किया जाता है। जो खेल नर्सरीज हैं, खेल नर्सरीज के अंदर जो स्कूल के बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, उनको ये सुविधा है कि वो वहां पे अपना प्रशिक्षण ले सके। इस सरकार ने तो त्रिपाठी जी तो बताना चाहूंगा, जो कोच हैं उनकी संख्या भी दुगना करने की 250 नए कोच और भर्ती कर रही है हरियाणा सरकार। हमारा फोकस पूरी तरह से खिलाड़ी और खेल है। लेकिन सर, हुड्डा साहब का कंसर्न है कि आम आदमी के लिए भी सुविधाएं की जाएं। आम आदमी को भी थोड़ा मौका दीजिए सर। 1,000 रुपए मत लीजिए सर, बहुत भारी पड़ेगा आम आदमी के लिए। महंगाई वैसे ही चरम पर पहुंच गई है। ओंकार जी। हाँ जी सर। त्रिपाठी जी। हाँ त्रिपाठी जी, आज अगर खेल की बात हो रही है, और अंबाला के खेल स्टेडियम का जो फुटबॉल स्टेडियम फीफा अप्रूव्ड है, वर्ल्ड का फीफा अप्रूव्ड मानोगे आप? 2017 से बन रहा है ये स्टेडियम। इसकी बात ना की जाए तो बेईमानी होगी जी। 2017 से स्टेडियम बन रहा है, 2022 चला गया और 2023 तक फीफा अप्रूव्ड है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये स्टेडियम जब बनने लगा था तो इसकी लागत 40 करोड़ रुपए थी। अब तक 115 करोड़ रुपए खर्च हो चुकी हैं, और जिसमें 66 करोड़ रुपए का शटील का घोटाला निकल चुका है। कितनी अजीब बात है। इस बात से एक बात और हमारे को सीख मिलती है कि खेल नीति में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हर एक जगह पर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। आप खिलाड़ियों के लिए इनाम दे रहे हो, खिलाड़ियों के लिए डाइट दे रहे हो, लेकिन वास्तव में खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच रही। ये जो बीच के जो मगरमच्छ हैं, और ज्यादातर मगरमच्छ सत्ताधारी दल के हैं और सत्ताधारी दल के चमचे और इनके ठेकेदार हैं। आप सोचिए जरा, 116 करोड़ रुपए का स्टेडियम बन रहा हो अंबाला कैंट में, जहां गृह मंत्री अनिल विज रहता है और अपने आप को गब्बर कहलाता है, उसके अपने क्षेत्र में 116 करोड़ रुपए से 66 करोड़ का घोटाला हो जाए और आज तक कोई FIR दर्ज न हो। अभी तक कोई जांच कंप्लीट नहीं, FIR दर्ज नहीं। आज पंजाब केसरी के मेन पेज पे लगा हुआ था। तो मैं अपने भाई अत्रे जी से ये भी कहूंगा कि कम से कम इस घोटाले के बारे में बताए, क्योंकि सरकार जो है घोटालों की सरकार, पेपर लीक की सरकार, महंगाई और बेरोजगारी की सरकार बनकर रह गई है। सर अब आप मत कीजिए सर, घोटाले और इस तरह की बातें मत कीजिए सर अभी, क्योंकि अगर ये इस पर हम आ गए तो बहुत दूसरी तरफ ट्रैक चला जाएगा। घोटाला सर हुआ है तो इस पर एक्शन होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए ना सर। सिर्फ आरोप लगा करके क्यों पीछे हट जाते हैं आप लोग? बराड़ साहब भी सिर्फ आरोप लगा करके पीछे हट जा रहे हैं, आप भी सिर्फ सर एक्शन लीजिए ना। इसको इतना मौका क्यों दें हम सरकार को? हम क्या मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते सर? जी जी, सरकार को लेना पड़ेगा, जनता एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी। मेरे पास कौन सी पावर है? हाँ त्रिपाठी जी, मेरे पास पावर तो नहीं है। हाँ, मैं आपके सामने बोलूंगा जी कि 66 करोड़ के करीब घोटाला हो गया। हाँ, जनता को पता लगेगा
तभी तो पर्चा दर्ज होगा। सर संविधान में इसके लिए प्रावधान है, मना करोगे। आरटीआई से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आप कह रहे हैं आपके पास पावर नहीं है सर। आप पब्लिक फेस हैं सर, आप पब्लिक फेस है। एक आम आदमी के पास ये अधिकार है, आप तो पब्लिक फेस हैं सर। आईएनएलडी के आप प्रवक्ता हैं, आईएनएलडी सरकार चला चुकी है। आप ये मत बोलिए कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास जनता की पावर है सर। हम आरटीआई के माध्यम से जो आंकड़े लिए वही आपको बता रहा हूं मैं। हाँ। लेकिन अभी तक उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई ठेकेदार की डीलिस्टिंग नहीं हुई है। उस ठेकेदार के बाद और भी अंबाला में ठेके चल रहे हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो खिलाड़ियों के नाम पर पैसे आते हैं, खिलाड़ियों के नाम पर डाइट आती है, हमारे भी बच्चे 2 हैं जो हमने पाल रखे हैं, दूसरे बच्चे हैं वो भी खेलते हैं, उनके नाम की अगर कोई डाइट आती है तो इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्या वास्तव में उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, ये सरकार बिल्कुल मैं सर अभी हाल में हमने जी मीडिया ने हाल में खेल मंत्री संदीप सिंह जी का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया ओंकार जी, क्यों उन्होंने इस बात का, जब आप जो कह रहे हैं ना डाइट के पैसे आ रहे हैं और उसके पैसे कोई खा जा रहा है बीच में, संदीप सिंह जी ने कहा था कि कोई अगर ऐसी बात सामने आती है, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपसे साझा कर दे रहा हूं, उनका यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी खिलाड़ी के ऊपर जो कोचेस हैं या जो भी लीगल अथॉरिटी अगर इस तरह की गड़बड़ी करते पाए गए तो वो अपना इस्तीफा तैयार रखे। तो मैं कहूंगा कि एक बार आप संदीप जी से जरूर मिलिएगा, कोशिश कीजिएगा उनसे मुलाकात करने की या संपर्क करने की, उन्हें बताइएगा इस बारे में, ताकि हम उनसे भी जवाब ले सकें कि आपने तो सर ऐसा ऐसा कहा था और आपके देखिए नाक के नीचे क्या हो रहा है। ऐसी पहल होनी भी चाहिए। हाँ ठीक है सर, ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा क्योंकि आखिरी समय 1 मिनट बचा है, फाइनल कमेंट्स अपने मेहमानों का ले लेते हैं। यहाँ पर हुड्डा साहब, खेल नीति को लेकर के सवाल उठते हैं। दिल्ली में बहुत सारी स्पोर्ट्स के लिए जगह तो निर्धारित है, लेकिन खिलाड़ी मेडल लेकर नहीं आ पाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, और दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में जब आम आदमी की सरकार बनेगी तो मेडल बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि हम युवाओं को और खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है सर, उनके एजुकेशन पे बहुत ज्यादा हमारा बजट। ठीक है सर, आपका ये बड़ा लक्ष्य पूरा हम उम्मीद करते हैं। 1 लाख सुविधाएं देने की बात हम करते हैं और उनको देंगे। ठीक है सर, मेडल भी आएंगे। और दो प्रवक्ता और हैं सर, हुड्डा साहब मेरे साथ। बराड़ साहब, फाइनल कमेंट्स। फाइनल कमेंट ये है जी कि बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार अपनी लूट नीतियां और अपने तुगलकी फरमानों को छोड़कर प्रदेश की जनता को राहत देने का कार्य करे। ठीक है सर। ओंकार जी, मेरा तो ये कहना है त्रिपाठी जी, खिलाड़ियों के लिए जो बजट हो वो वास्तव में खिलाड़ियों पर ही प्रयोग हो, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए। इसके लिए कमेटी बने जिसमें विपक्ष के आदमी भी हो, ताकि इसमें कोई एक तरफा निर्णय ना ले सके, ताकि खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खिलाड़ियों के लिए लिया गया फैसला, फिर उस फैसले को वापस लिया गया, विपक्ष के दबाव में लिया गया, खिलाड़ियों के हित में लिया गया। बहरहाल जो भी हो, अंततोगत्वा निर्णय खिलाड़ियों के हित में है, ये एक बहुत अच्छी बात है।